में एक शुरुआती जो नज़दीक कमज़ोरी थी उसके बाद पलट के तेज़ी आई और लगातार हाईस की तरफ मार्केट बढ़ रहा है। आज के मेहमान सरविंद श्रीवास्तव हैं। सरविंद जी, क्विकली बताइए क्या लग रहा है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में? जी बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए दोनों इंडेक्सेस में थॉट यही है कि अभी आप थोड़ा सा एक रेंजेस में अटक गए हैं, जो हमने लास्ट बात की थी कि भाई रेंज के रेजोल्यूशन होने अब जरूरी है। तो मोटा मोटी यहाँ पे आप निफ्टी अगर आप स्पॉट देखें तो आप फंसे हुए हैं तकरीबन नीचे में आप 19,600 के आसपास, और नीचे में ऊपर में 19,650 19,700, और नीचे में तकरीबन 19,550 19,600। तो आई थिंक ये रेंज में भी हम फंसे हुए हैं। इस रेंज का एक क्लियर कट जब रेजोल्यूशन हो जाए तो आई थिंक एक बड़ी रेंज इसमें से निकल के आएगी। बट मोटा मोटी यही मान के चलिए कि जो हमने 19,400 का ब्रेकआउट किया वहां से, और ऊपर में हम जो 19,990 के आसपास गए 20,000 के आसपास, तो आई थिंक ब्रॉड दायरा 19,400 से 20,000 का रहेगा निफ्टी के लिए। और करेंटली हम लास्ट 3-4 दिनों से बड़ी टाइट कश्मकश में फंसे हैं, और 19,600 से लेके तकरीबन 19,700 के बीच में हम ये फंसे हुए हैं। तो जब तक ये रेंज नहीं रिजॉल्व होती, आई थिंक यही सिलसिला अभी चलना चाहिए निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी के लिए भी रुझान मोटा मोटी सेम ही है, बट बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हम देखेंगे कि तो लोअर एंड रेंज की तरफ रुकने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी ब्रॉड रेंज यही पकड़ के चलेंगे कि भाई 45,500 से लेके तकरीबन 46,000 की रेंज है, और उसी के बीच में बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। तो रेंज बाउंड ट्रेडिंग करें जब तक एक क्लियर ट्रेंड इन दोनों में इमर्ज नहीं हो जा रहा है। ओके, ये है राय इंडेक्स पे। और बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी और नरमी है। सीमेंस में आज 3.5-4% की तेज़ी, वो रेजोल्यूशन खारिज होने की वजह से। सरविंद जी, सीमेंस क्या लग रहा है? देखिए जब जब न्यूज के घेरे में रहता है स्टॉक, तो कोशिश करते हैं कि देखिए जितना हो सके उतना उस समय उसको अवॉइड करें। बट फिलहाल क्योंकि आप पूछ रहे हैं, तो आई थिंक जो गैप अप हुआ लास्ट 2 दिन, जो भी इसका ट्रैक्शन पकड़ा, आई थिंक 3,800 से जो 4,000 की जर्नी इसने जो की है, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है। अब ये ऑल टाइम न्यू हाई टेरिटरी में है और यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली इसके जीवन काल का इंपॉर्टेंट पड़ाव है ये। अब ये ब्रेकआउट्स अगर ये होल्ड कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक फिर काफी अच्छे दायरे आपको ऊपर में मिलते हुए दिखने चाहिए। आई थिंक जो लेवल्स मुझे दिख रहे हैं 3,938, वो इसका एक क्रिटिकल लेवल था ब्रेकआउट का, जो जो मे का जो इसका हाई था। उसके बाहर अगर ये टिक जाता है और 4,000 के साइकोलॉजिकल आंकड़े के आसपास भी है, उसको अगर ये निकाल देता है, तो आई थिंक डेफिनेटली 200-250 पॉइंट और ऊपर में यहाँ पे ऐड होने चाहिए। सो 1-2 दिन दे दें, थोड़ा सा माहौल ठंडा होने दें, न्यूज की गर्मा गर्मी कम हो जाए, फिर आई थिंक इसके ऊपर एक कॉल लेना चाहिए। 39 के 100 के नीचे अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन है, जिनके पास, वो बने रहे। 3900 के नीचे कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस रखें और बने रहे। जिनको नया भी करना है, कोई गिरावट आए 3900 की तरफ, तो आई थिंक उस समय 39 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड डेफिनेटली बनता है यहाँ। चलिए, वेंकटेश हैदराबाद से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वेंकटेश जी नमस्कार, बताइए सवाल सर। नमस्कार जी सर, थैंक यू फॉर योर। मैं पहले एक सवाल पूछा था रिगार्डिंग है गाबा साहब को, मेरा थैंक यू बोल दीजिए सर। जी सर, अभी मैं एक्चुअली TCS लिया था 500 शेयर 33,876 का। ओके इसका 1 साल का नजरिया में आप बता सकते हैं सर? जी, सरविंद जी, TCS वेंकटेश जी ने जिस लेवल पे लिया उससे ऊपर है, और रिजल्ट्स भी देख लिए लोगों ने, सब कुछ हो गया इसमें। तो ज़्यादातर न्यूज़ फैक्टर इन है, अभी एकदम काम एंड कंपोज्ड है। चार्ट पे कैसा दिख रहा है, और होल्ड करना चाहिए वेंकटेश जी को? देखिए दायरा इन्होंने 1 साल का पूछा है, तो डेफिनेटली उसकी बेस्ट केस वर्स्ट केस भी समझ लें। आई थिंक 1 साल के अंदर जो वर्स्ट केस लगता है वो कहीं पॉसिबली 2,900-3,000 के आसपास, जो पिछले लोज रखे हैं उनके आसपास आप मान के अभी फिलहाल के लिए चलेंगे। और बेस्ट केस में मुझे लगता है कि अगर बेस बन गया है तो डेफिनेटली पीछे के हाइज भी चैलेंज हो सकते हैं, या एटलीस्ट जो स्विंग हाइज रखे थे वो तो चैलेंज हो गए 3,600-3,650 के आसपास। तो आई थिंक करंटली अगर आप वैसे देखें तो मीडियम टर्म एक इवन रिस्क रिवॉर्ड रेंज में है, बीचों बीच पड़ा हुआ है। बट एक स्लाइटली लॉन्ग टर्म सोचे तो आई थिंक बने रहना चाहिए, क्योंकि फिर उस उन दायरों में ऊपर के टारगेट्स भी डेफिनेटली पॉसिबल हैं। तो आई थिंक बेस्ट केस इनको मैं बोलूंगा, अगर 12 महीने के लिए ध्यान लेके चल रहे हैं तो आई थिंक अराउंड 3750 3800 ये ऊपर का बेस्ट केस इसका रहेगा। तो जो यहाँ से तकरीबन 15% आपको डेफिनेटली यहाँ से कमाने मिल सकता है। और डाउन साइड्स में थोड़े डीप है, बट लेवल्स तो जो अभी दिख रहे हैं वही है कि 3,000 के आसपास, 3,000-3,050 के आसपास अच्छे जो सपोर्ट्स हैं वहां पे आई थिंक उस सपोर्ट एरिया को भी ध्यान में रखना चाहिए। उनके नीचे जाएगा तो स्टॉक थोड़ा वीक हो सकता है। तो मिड पॉइंट पे है वेंकटेश जी। ऊपर ये 3800 तक जा सकता है, नीचे भी ये 3,050 तक जा सकता है। तो बिल्कुल मिड पॉइंट पे खड़ा हुआ है, और आपका चूंकि होराइजन 1 साल का है, तो आप इन लेवल्स को जरूर ध्यान में रखिएगा, और बीच में ज़रूरत लगे तो आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं। अगला सवाल है संजय कुमार का, धनबाद झारखंड से। संजय जी नमस्कार, बताइए।
सर मेरा दो सवाल है सर। हम्म, एक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब मैंने 150 लिया है, 26 रुपया 22 पैसे में, ठीक है सर। हम्म, तो इससे मैं और बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो क्या इसको मतलब और मैं बढ़ा सकता हूँ? हम्म। अब दूसरा सवाल है कोचिंग शिपयार्ड का, 150 है 628 में। तो जी इसका मतलब हमको एक साल तक मतलब टारगेट है, कि इसका क्या भविष्य है, ये चीज जान, दो चीज। जी सर्वेन जी, कोचिन शिपयार्ड 628 पर और जीवन 26-22 पे। देखिए कोचिन शिपयार्ड में तो देखिए दायरा इन्होंने लंबा करके रखा है तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स इराटिक रहते हैं, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, इसको पकड़ के रखे। आई थिंक जिस तरह के अभी फिलहाल सेटअप्स बन रहे हैं, मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म सारे सेटअप्स को अच्छे से पकड़ के चल रहा है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में बने रहे। जो लेवल्स मुझे अब दिख रहे हैं, जो सेफ जोन दिख रहे हैं, जहां पीछे सपोर्ट्स के आई थिंक 620 के आसपास सपोर्ट्स आ रहे हैं, तो आई थिंक 618 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से आई थिंक कोचिन शिपयार्ड में बने रहने की राय है। उज्जीवन फाइनेंस में भी बने रहने की राय है, बट यहाँ नया ऐड जो उन्होंने पूछा, वो नया ऐड करने की तो मेरे ख्याल से जगह नहीं है। कुछ थोड़ा सा कूल ऑफ आए तो आप ऐड करिए, क्योंकि स्टॉक मोटा मोटी नॉन स्टॉप 20-25 रुपए से चला है और डबल हो गया है, तो तकरीबन 50 तक पहुंच गया है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ से नया ऐड नहीं करना है, बट पुराने में बने रहें, और दोनों ही स्टॉक में बने रहने की राय है। अच्छा, रंजीता सामल ने एक ट्विटर पर सवाल भेजा है, और इनके पास JSW स्टील है और इन्होंने खरीदा है 818 पर। शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट होगा इसका? देखिए मेटल इंडेक्स भी अपने मेटल इंडेक्स ओवरऑल एक जो स्पेस है वो एक चैलेंजिंग एरियाज में है, कि भाई वहां पे अगर आप देखें तो मेटल इंडेक्स के लिए 6900 7000 ये जो लेवल्स हैं NSE मेटल इंडेक्स के लिए, वो लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में उसके ऊपर जा नहीं पाए, तो फिलहाल हम वही 6900 के आसपास चल रहे हैं। तो इन द इंटायर स्पेस आई थिंक वो लेवल क्रिटिकल है, उसके ऊपर के ब्रेकआउट जरूरी है, नहीं तो इसको आप एक पुल बैक मान के ही चलेंगे। JSW के केस में क्योंकि ये ऑल टाइम हाई टेरिटरी के आसपास ही चल रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे मुझे इनके पास जो ट्रेड है उसमें बने रहे, बट नए रिस्क रिवॉर्ड नए समीकरण नहीं बन रहे हैं, तो जो ट्रेड्स हैं अगर पुराने कुछ हैं तो बने रहे। आई थिंक 780 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और ये मान के चलें कि काफी ओवरबॉट जोन में है मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो स्टॉप लॉसेस के साथ छेड़खानी ना करें। 780 के नीचे किसी कारण से अगर जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो निकलने की भी कोशिश करें, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। ओके सरन जी, रेलवे स्टॉक्स में आज काफ़ी रौनक है। खबरें हैं कि मतलब लगातार आती रहती है ऑर्डर्स की खबरें। कोई स्टॉक रेलवे सेगमेंट से आपके रडार पे है क्या? देखिए नाम तो जितने तीनों चारों नाम सारे ठीक लग रहे हैं, बट काफी चल गए हैं, तो बात यही है कि यहाँ से कुछ करने जैसा बनेगा, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो आई थिंक सारे नामों में अच्छी अच्छी बढ़त रही है, तो फिलहाल काफी ओवरबॉट है, बट कोई गिरावट आए तो आई थिंक डेफिनेटली इस स्पेस में लेना बनता है। कौन सा नाम बताया आपने, दोबारा बताइए। आप IRC देख लीजिए, रेलटेल देख लीजिए, सारे अच्छे से चले हैं। RVNL देख लीजिए, ये सब अच्छे से चले थे। RVNL तो अभी इशू के बाद थोड़ा करेक्शन आया, बट सब सारे के सारे स्टॉक से बढ़िया से चले हुए स्टॉक्स हैं, काफी ओवरबॉट है शॉर्ट टर्म में। तो अब बात वही होगी कि यहाँ से नया नहीं चढ़ सकते, अगर आपके पास ऑलरेडी नीचे के भाव से है तो ट्रेड से बने रहें, और कोई भी करेक्शन आता है उनमें दोबारा एंट्री करने की जो लोगों ने अभी तक नहीं की है, तो अगर कोई करेक्शन आते हैं इस स्पेस में, तो आई थिंक डेफिनेटली ये तीनों चारों नाम में डिलीवरी बेस्ड बाइंग 6 से 9 महीने के लिए आई थिंक बात बनती है, और करना भी चाहिए। ओके सरविंद, पिरामल एंटरप्राइजेज और अपोलो हॉस्पिटल, दो स्टॉक आप देखिए। पिरामल तो आज 6% गिरा हुआ है, ठीक है, नतीजे थे लेकिन हो गया, खबर तो हो गई। और अपोलो हॉस्पिटल भी ऊपरी लेवल से थोड़ा कम हो रहा है। क्या लग रहा है दोनों में? देखिए पहले पिरामल लेते हैं। पिरामल का जो अभी इस बार का मंथली स्ट्रक्चर बनेगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा, और फिलहाल ये एक है जरूर दायरा की 1000 के आसपास कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। जब से अपने 200 दिन के एवरेजेस को रिगेन कर लिया है इसने, तकरीबन 900 का एरिया है वो। तो आई थिंक एक मीडियम टू शॉर्ट टर्म पिक्चर जो है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म पिक्चर तो सुधर रही है। शॉर्ट टर्म में भी आई थिंक अगर आप देखें तो बढ़िया ट्रैक्शन चल रहा है। तो आई थिंक जिनके पास ट्रेड्स है बने रहने चाहिए। किसी को नया करना है तो आई थिंक 930 के आसपास के लेवल्स पे ध्यान रखें। 930 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं। उन एरियाज के आसपास किसी कारण से अभी तो 2 दिन से गिर रहा है, 930 950 के आसपास मिले पीएल, तो आई थिंक 900 के नीचे स्टॉप लॉस रख के आई थिंक बढ़िया मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप्स या ट्रेड्स यहाँ बन सकते हैं। और जहां तक रही आपके दूसरे स्टॉक की बात, आई थिंक यहाँ पे मैं थोड़ा सा भी अवॉइड करना चाहूंगा अपोलो हॉस्पिटल में। नया तो कुछ यहाँ से राय नहीं है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो स्टॉक काफी ओवरबॉट है, तो आई थिंक एक गिरावट यहाँ पे, एक करेक्शन यहाँ पे डेफिनेटली मेरे हिसाब से अपोलो में आ सकता है। तो यहाँ पे अभी एकदम से कोई राय नहीं है, बट नीचे आए तो फिर इसको भी रडार में लेके आएंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि छोटी गिरावट अपोलो हॉस्पिटल में उसको 48-50 की तरफ लेके जाएगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नवीन कल्याण महाराष्ट्र से जुड़े हमारे साथ। नवीन जी बताइए क्या सवाल है आपका?
150 शेयर किसके? ICICI बैंक आईसीआईसीआई बैंक 150 शेयर, प्राइस 880 880। सरवेन जी 880 पे आईसीआईसीआई बैंक। जी देखिए, मेरे हिसाब से ट्रेड इनका ठीक है। इसमें इनको मैं यही बोलूंगा कि इस ट्रेड को 1 से 3 महीने के दायरों में सोच के सोचें और उन्हीं दायरों में पहले चलें, क्योंकि काफी आउट परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है और इसलिए आपको 1-1, 3-3 महीने में इस पे रिव्यू करते रहना पड़ेगा। फिलहाल नेक्स्ट 1 से 3 महीने के लिए आई थिंक जब तक स्टॉक 950 960 के ऊपर बना हुआ है, आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड्स यहाँ पे पॉजिटिव है, तो आई थिंक ट्रेड में इनको बने रहना चाहिए और 944 पे एक स्टॉप लॉस रख लें ट्रेलिंग और ट्रेड में बने रहें, बट हर 1 महीने में इसको रिव्यू करते रहें। ओके, ये राय बनती दिख रही है। अच्छा, एक चीज़ देखना, बैंकों में जो बड़े वाले बैंक से रिजल्ट्स तो अच्छे दिए, लेकिन उसके बाद टॉप आउट हुए, वहाँ पे बहुत बन नहीं रही। एफएमसीजी में भी आप ट्रेंड देखिए, ब्रिटानिया में लगातार गिरावट है, मैरिको रिजल्ट के बाद गिर रहा है, तो एफएमसीजी में भी कहीं ना कोई दिक्कत आती हुई दिख रही है यहाँ पे। और फ्राइडे को भी उसमें थोड़ा सा एक प्रेशर था। सरवन जी, ब्रिटानिया पर आपकी कॉल चाहिए। 4866 पे इस समय फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। जी नहीं, पहले तो आपके इस पे एक राय देना चाहूंगा। देखिए, न्यूज ऑलवेज फॉलोज प्राइस, तो अच्छा रिजल्ट आएगा करके लोगों के पहले से ही एस्टिमेट्स बिल्ट इन होते हैं और लोग उसको ट्रेड कर चुके होते हैं, और अच्छा न्यूज तो आ गया तो आप बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, अब इसमें प्रॉफिट टेकिंग सब में आ रही है, तो ये हमेशा, ये तो एक रेकरिंग फिनोमेना है बाजार का और होते रहेगा। तो बिल्कुल इस पर ध्यान रखें कि भाई अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं तो कई बार स्टॉक नहीं चलते, क्योंकि वो रिजल्ट ऑलरेडी कहीं डिस्काउंटेड हैं। अब जहां तक रही ब्रिटानिया की बात, आई थिंक यहाँ पे भी थॉट वही है कि काफी ओवरबॉट स्पेस है। बीएसई एफएमसीजी इंडेक्स या एनएससी एफएमसीजी इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो काफी ओवरबॉट टेरिटरी में चल रहा है, तो करेक्शन यहाँ पे लाजमी थे और लाजमी है और आने भी चाहिए, उससे बाजार भी हेल्दी रहता है। तो मेरा थॉट यही है कि ब्रिटानिया में भी पॉसिबली वही एक हेल्दी करेक्शन आपको चलता हुआ दिख रहा है, और मंथ इसका अब ये नेगेटिव आने वाला है। आज आखिरी दिन है इस मंथ का, तो देखते हैं मंथली कैंडल्स में पैटर्न क्या बन रहे हैं, बट फिलहाल एक मंथली नेगेटिव क्लोज आ रहा है, ऐसा तो मुझे लग रहा है। तो नेक्स्ट 15-20 दिन के लिए तो आई थिंक यहाँ पे भी एक जो करेक्शन चल रहा है वो पॉसिबली गहराएगा और पॉसिबली इसको अपने लंबी अवधि के एवरेजेस की तरफ लेके जाएगा। तो आई थिंक 4450 4500 ब्रिटानिया के लिए नीचे में एज पोटेंशियल टारगेट्स नेक्स्ट हफ्ता 15 दिन के लिए वर्किंग डेज में नीचे में आने चाहिए। किसी को अगर वो ट्रेड करना है तो आई थिंक आपको स्टॉप लॉस 4950 के ऊपर रखना पड़ेगा। ओके, 4950 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सतीश बर्नवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं बोकारो से। सतीश जी नमस्कार, बताइए। सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग। सर 750 शेयर है मेरे पास टाटा स्टील के एट द रेट ऑफ 131, अभी 122 123 चल रहा है सर। आई कैन होल्ड फॉर अनदर 6 मंथ और 1 ईयर, व्हाट शुड आई डू सर? डिविडेंड्स आते रहते हैं सर, बट अभी ये काफी टाइम हो गया जो बीच में गया। ओके सरवन जी, 131 पे लिया है सतीश जी ने जी, ये लेवल आएगा क्या जल्दी? देखिए इतना तो इनको बता दूं कि पिछले 8-9 महीने से तो ये लेवल नहीं आया है। 124-125 के आसपास हमने पुल बैक में डबल टॉप किया था जनवरी के महीने में। जनवरी फरवरी में हमने 125 क्रॉस करने की कोशिश की, हम नहीं कर पाए, तो वो दायरा बड़ा क्रिटिकल हो गया है इसके लिए। तो कोई भी नया मोमेंटम, नया ट्रैक्शन, नई जो स्फूर्ति और नई जो जान आएगी स्टॉक में, वो जब 125 को डिसाइसिवली क्रॉस कर लेगा। तो अब उसके बड़े नजदीक पहुंच रहे हैं, तो आई थिंक दे दें इसको 3, अभी तो फिलहाल मोमेंटम में है शॉर्ट टर्म, तो अभी दे दें इसको 2-3 दिन दे दें। और 125 के ब्रेकआउट का मैं भी एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि अगर आ जाए तो अच्छी बात है। और जैसे मैंने कंपेरेबल लेवल बोला, निफ्टी मेटल इंडेक्स को भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, वहां पे 7000 का साइकोलॉजिकल मार्क अटेम्प्ट हो रहा है वापस से, यही जन फेब के बाद। वहां पे भी आप जो भी टॉप्स देखेंगे लास्ट 9 महीने के, वो 6900 के आसपास ही हैं निफ्टी मेटल के लिए। तो मेटल का आई थिंक जो अगर मान लीजिए सरवेंद, अगर इसने मान लीजिए 124 ब्रीच कर दिया, 24-25 पे ब्रेकआउट आ गया, तो फिर ये कहां तक जाएगा? मैं उसी पे आ रहा था। जो मोमेंट ऑफ है मेटल स्टॉक्स का वो आ रहा है, इसके लिए भी आ रहा है। और आई थिंक अगर ये ब्रेकआउट्स हो गए तो डेफिनेटली हम ये मान के चलेंगे कि पीछे के करेक्शन अब पूरे हो गए। मुझे लगता है 145-150 के टारगेट्स आ सकते हैं, जब 125 को हम डिसाइसिवली क्लियर कर लेंगे। 1 से 3 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन अगर 125 क्लियर होता है तो 140-145 के टारगेट्स टाटा स्टील के लिए आएंगे, इनके पैसे थोड़े बन जाएंगे वहां पे। जी सरवेंद, रुकिएगा जरा, एक आरवीएनएल पे अपडेट ले लें। आरवीएनएल ने जो 120 वंदे भारत ट्रेन का ऑर्डर था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट था करेक्शन कंपनी के साथ। अब वो जेवी इन्होंने साइन कर दिया है, शेयर होल्डर एग्रीमेंट हो गया। साथ ही रिसेंटली 2-3 ऑर्डर मिले, इसकी बातचीत करेंगे। कंपनी के डायरेक्टर ऑपरेशंस राजेश प्रसाद जी हैं। राजेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। नीरज वाजपेयी जी नमस्कार। जी राजेश जी, तो पहले तो ये वाला क्लियर करिए, जो ये आपने शेयर होल्डर एग्रीमेंट कर दिया है, तो इसमें आपका हिस्सेदारी कितनी है? पहले जितनी है या जो आप चाह रहे थे थोड़ा ज़्यादा हो?
राजेश जी, लग रहा है कुछ नेटवर्क का इशू है। अब चलिए दोबारा ट्राई करेंगे। RVNL ने जो रशियन कंपनी थी उसके साथ एग्रीमेंट किया है और 120 ट्रेन्स ये लोग डिलीवर करेंगे, इसमें इनका पार्ट क्या। राजेश जी, आपको आवाज आ गई हो, सवाल आपने सुना होगा। ये आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर। सवाल आपने सुना हो तो सर जवाब दें। हाँ, या मैं फिर से बताता हूँ। हमने जो MOU साइन किया था वो उसके हिसाब से जो हमारा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था वो RVNL का 25% था, ALES का 5% था, MWM का 70% था। और अभी हमने जो शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन किया वो एग्जैक्टली सेम है। क्या आप चाहते थे कि थोड़ा ज्यादा वैसे रशियन कंपनी की ओर से कोट्स भी छपे थे अखबारों में? नहीं, नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क का इशू। चलिए दोबारा ट्राई करते हैं, लेकिन समय भी रन आउट हो रहा है। सरवेन जी, क्विक कॉल RVNL पर। सरवेन जी हैं आप? अच्छा, सरवेन जी का भी लिंक इस समय डाउन हो गया है। कह रहे नहीं है। चलिए दोबारा आपको मार्केट अपडेट देता हूँ। निफ्टी थोड़ा सा ऊपर गया है, 45 पॉइंट अप 19,692 पे गया है। सरवेन जी, RVNL पे कॉल क्या है? हम बात कर रहे थे राजेश जी से, वो रशियन डील साइन हो गई है इनकी। जी 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 जी, माफी चाहूंगा टेक्निकल ग्लिच के लिए। ये देखिए, मैंने अभी वही थॉट दिया था कि ये जो रेलवे के 3-4 स्टॉक्स हैं, इसमें तो क्या है, अभी इवेंट आया और आई थिंक FPO आया, तो उसके बाद ये गिरा थोड़ा। बट आई थिंक 110-120 के आसपास बहुत बढ़िया मीडियम टू लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स हैं, और जब तक अभी 110 के नीचे नहीं जाता है तब तक रुझान यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। और मुझे लगता है कि 140-145 के लेवल्स का ब्रेकआउट भी यहाँ पे आएगा। तो आई थिंक जिनके पास है वो बने रहे, 6 से 9 महीने प्लस का टाइम होराइजन लेके चले, तो आई थिंक यहाँ से भी अच्छे पैसे बन सकते हैं। 145-150 के टारगेट्स इमीडिएटली मुझे दिख रहे हैं, और अगर उन एरियाज का ब्रेकआउट आ गया लॉन्ग टर्म में, तो फिर तो आई थिंक काफी बढ़िया मेरे हिसाब से टेक्निकली ये रीरेटिंग हो जाएगी स्टॉक की, और फिर तो काफी अच्छे टारगेट्स ऊपर में आएंगे। बट फिलहाल 145-150 के लिए किसी को प्ले करना है तो 110 के नीचे स्टॉप लॉस, और जितना आप 110-15 के आसपास ले पाए उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो जाएगा। तो ट्रेड की टाइमिंग लोग खुद करें, बट आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बहुत बेहतरीन है। ओके सरवेन जी, BHEL पे आपकी क्या राय बन रही है? 103 रुपये 10 पैसे इस समय ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि फिलहाल तो स्टॉक थोड़ा सा ओवरबॉट है और प्रेशर आ रहा है इसको। तो मेरा मानना यही है कि भाई जिनके पास है वो रखें, नया यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहे हैं, और जिनके पास है वो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। आई थिंक 9740 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें, और अगर उसके नीचे किसी कारण से जाता है तो मुझे लगता है कि फिर ये अपने लंबी अवधि के एवरेज को वापस रिटेस्ट करने जाएगा। तो 9740 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ट्रेड में बने रहें, और ऊपर में अगर चला तो आई थिंक 107 108 के टारगेट्स, उसके बियॉन्ड मुझे अभी नहीं लगता कि ये चल पाएगा ऑनेस्टली। अच्छा, गेल में 122 पे इस समय ट्रेड हो रहा है, बताइए इसमें क्या चार्ट पे दिख रहा है? जी, गेल की बात कर रहे हैं? जी गेल जी, देखिए मेरा तो बहुत अच्छा ध्यान है कच्चे तेल पे। अगर आपको याद भी हो, जब 70 के आसपास चलता था तभी हमने कहा था कि भाई WTI के टारगेट्स जो मुझे लगते हैं वो तकरीबन 90-95 के लगते हैं। उसी 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 फेज में मुझे लगता है कि बाकी गैस के प्राइसेस भी सबके यहाँ चलेंगे, और काफी आई थिंक अच्छा इस इंडस्ट्री में ट्रैक्शन रहेगा। तो ये तो बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है। आई थिंक 115-120 के जो एरियाज इसने अभी क्रॉस किए हैं, काफी बढ़िया ब्रेकआउट मुझे लग रहा है, वॉल्यूम्स भी हैं। तो मेरा मानना है कि इमीडिएट बेसिस में मैं मानूं तो आई थिंक जो पिछले इसने जो हाइज रखे थे तकरीबन 140 के आसपास, वो रीटेस्ट होंगे, और जब उनके उसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर गेल ऑल टाइम नई टेरिटरी में चला जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे लगता है कि तकरीबन 135-140 के टारगेट्स हैं, और जब वो टारगेट्स आ जाएंगे तो इसकी रीरेटिंग और हो जाएगी, ब्लू स्काई टेरिटरी में जाएगा, और बड़े टारगेट्स ऊपर के आएंगे उस समय। बट फिलहाल के लिए 145-150 के टारगेट्स नेक्स्ट 3 से 6 महीने के लिए किसी ने अगर उसमें ट्रेड्स लिए हुए तो आई थिंक 114 के नीचे आपको स्टॉप लॉस भी रखना है ट्रेलिंग, और ट्रेड में बने रहना है। UBS ने भी 150 का टारगेट दिया है गेल का, और गेल के आज रिजल्ट भी आने हैं। डबल अपग्रेड उन्होंने दिया, लेकिन देखते बहुत सारी चीज़ें एक साथ गेल पे हो रही है। सरवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मार्केट अप ट्रेंड में लगातार बना हुआ है और एडवांस डिक्लाइन बहुत फेवरेबल है। 2000 से ज़्यादा शेयर मजबूती के साथ कामकाज करें। 866 वीकनेस यानी 2.3:1 का रेशियो है। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट मजबूती की ओर इशारा कर रहा है। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1।